वो टीम आती है चल रहा। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 4 क्लास 12 अकाउंटेंसी। आज हम इस लेक्चर में दो कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, जिसमें से पहला कंसेप्ट आपका होगा लोन का और जो सेकंड कंसेप्ट होगा वो आपका होगा रेंट का। ये दोनों ही कंसेप्ट काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इनको आज हम डिस्कस करेंगे। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम कुछ और डिस्कशन करते हैं पार्टनरशिप डीड को लेकर। चलो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 4। चलो देखिए, सपोज करिए 3 पार्टनर है X, Y और Z। अब हुआ क्या, X, Y, Z तीनों पार्टनर है एक फर्म के अंदर और फर्म का नेम है XYZ। अब हुआ क्या, Z की डेथ हो गई, मतलब कि Z एक्सपायर हो गया। पहला क्वेश्चन ये आता है, क्या सर X और Y के बीच में जो पार्टनरशिप डीड है क्या वो रिवाइज करनी पड़ेगी? मींस जो XYZ के बीच में पार्टनरशिप डीड बनी थी, अब Z की तो डेथ हो गई, अब रिमेनिंग 2 पार्टनर रह गए X और Y। क्या हमको पार्टनरशिप डीड रिवाइज करनी पड़ेगी या फिर हमें क्या पार्टनरशिप डीड न्यू बनानी पड़ेगी X और Y के बीच में? पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, सपोज करिए सिर्फ 2 ही पार्टनर है X और Y। अब Y की डेथ हो गई, अब कितने इंसान रह गए? सिर्फ एक X ही रह गया। क्या अब ये पार्टनरशिप होगी? पार्टनरशिप होने के लिए 3 कंडीशन हमको देखनी पड़ती है। पहली कंडीशन क्या थी, मोर देन 1 पर्सन या फिर 2 और मोर देन 2 पर्सन। सेकंड कंडीशन, कॉमन बिजनेस होना चाहिए। थर्ड कंडीशन, कॉमन पर्पस होना चाहिए। पहले हम सेकंड केस की बात करते हैं। X और Y 2 पार्टनर थे, इन दोनों ने क्या करा, एक फर्म ओपन करी, उस फर्म के अंदर इनने एक पार्टनरशिप डीड ड्रॉ कर ली, जिसके अंदर सारी टर्म्स एंड कंडीशंस जो पार्टनर के बीच में डिसाइड हुई है वो सब इनने रिटन कर दी पार्टनरशिप डीड के अंदर। अब सीन में क्या हुआ, Y की डेथ हो गई और Y की डेथ होने की वजह से सिर्फ एक X ही अकेला पार्टनर बचा हुआ है। मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा हूं, क्या X पार्टनरशिप कंटिन्यू कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? हम ये चेक करते हैं तीनों कंडीशन। क्या कॉमन पर्पस था इनका? जी हाँ, प्रॉफिट कमाना। कॉमन बिजनेस है, कोई भी एक कॉमन नेचर मान लो शू का बिजनेस है। क्या 2 या 2 से ज्यादा पर्सन हैं? नहीं है। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तब पार्टनरशिप फॉर्म हो पाएगी, अदरवाइज पार्टनरशिप फॉर्म नहीं हो पाएगी। अब देखिए, यदि एक पार्टनर की डेथ हो गई तो इस केस के अंदर पार्टनरशिप फॉर्म नहीं हो पाएगी। मतलब कि हमें पार्टनरशिप फर्म को बंद करना होगा। बंद करने का मतलब होता है डिसॉल्व। डिसॉल्व DISSOLVE। डिसॉल्व मतलब होता है बंद करना। बंद करने का रीजन समझ में आ गया होगा कि एक पार्टनर की डेथ हो गई, एक अकेला पार्टनर बिजनेस कंटिन्यू नहीं कर सकता। पहला केस समझ में आ गया होगा सबको। अभी सेकंड केस समझ में आ गया होगा। फर्स्ट केस की बात करते हैं। XYZ तीनों पार्टनर थे, एक फर्म है XYZ के अंदर, इसके अंदर भी इन्होंने पार्टनरशिप डीड डिसाइड कर ली थी, जिसकी वजह से कोई वो डिस्प्यूट नहीं होगा। पार्टनरशिप डीड के अंदर सारी टर्म्स एंड कंडीशंस जो पार्टनर्स के बीच में एग्रीड करी गई थी वो सब नोट डाउन कर ली। ठीक है, अब क्या हुआ,
जेड की डेथ हो गई, अब रिमेनिंग पार्टनर कितने हैं, एक्स और वाई, वो पार्टनरशिप को कंटिन्यू करना चाहते हैं। पहले हम ये चेक करें क्या ये पार्टनरशिप कंटिन्यू कर सकते हैं या नहीं कर सकते। पहली कंडीशन है क्या कॉमन पर्पस है, जी हाँ कॉमन पर्पस है। क्या कॉमन बिजनेस है, जी हाँ कॉमन बिजनेस है। क्या टू और मोर देन 2 पर्सन है, जी हाँ 2 पर्सन है, तो ये कंटिन्यू कर सकते हैं। होप सो फर्स्ट और सेकंड केस में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ये फर्स्ट केस हुआ, ये सेकंड केस हुआ हमारा। ये वाला केस भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके अंदर हमने पार्टनरशिप कंटिन्यू क्यों नहीं करी, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक ही पार्टनर रह गया था, इस चक्कर में हम पार्टनरशिप कंटिन्यू नहीं कर पाए। लेकिन इसके अंदर मोर देन 1 पर्सन से, इस चक्कर में हमने इसमें पार्टनरशिप कंटिन्यू कर ली। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर यदि जेट की तो डेथ हो गई, अब जो जेट का शेयर है वो हम दोनों को मिलेगा, या फिर जो भी हम जेट को पे कर देते वो अब हम नहीं देंगे उसको, या फिर जेट के रिगार्डिंग कोई भी पॉइंट्स हो वो तो इररिलेवेंट हो गए हमारे लिए। तो क्या सर पार्टनरशिप डीड जेट की डेथ होने के बाद दोबारा न्यू बनेगी, या फिर जो पार्टनरशिप डीड है हम उसके अंदर ही कुछ पॉइंट काट देंगे इस तरीके से, ये पॉइंट बेकार है तो हमने काट दिए। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या पार्टनरशिप डीड न्यू बननी चाहिए, या फिर जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है, तो जो एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप डीड है उसके अंदर ही हम कट पेस्ट करते रहेंगे। ध्यान देना है, पार्टनरशिप डीड न्यू बनाई जाएगी, मतलब कि जब भी कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस, वर्ड्स पे ध्यान दीजिए, जब भी कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज होती है तो आपको एक न्यू पार्टनरशिप डीड फॉर्म करनी पड़ेगी। मतलब मेरी बात ध्यान से समझिए, एक्स वाई जेड पार्टनर है, जेड की डेथ हो गई तो रिमेनिंग 2 पार्टनर्स रह गए एक्स और वाई, तो जो एग्जिस्टिंग जो डीड है वो बिल्कुल बेकार हो गई, मतलब यूजलेस हो गई। अब आपको एक न्यू पार्टनरशिप डीड बनानी पड़ेगी। रीजन क्या है, क्योंकि उसकी टर्म्स एंड कंडीशन चेंज हो गई। और एग्जांपल लेते हैं, सपोज करिए एक्स वाई जेड तीनों ही पार्टनर, जेड की डेथ नहीं हुई, एक्स वाई जेड ये तीनों पार्टनर है, पहले तो नया नया बिजनेस स्टार्ट करा था, तब इनने ये कहा कि एक काम करते हैं हम इक्वली प्रॉफिट शेयर कर लेंगे। लेकिन बाद में क्या हुआ, बिजनेस चलता रहा, अच्छा रन करा, जिसमें कि जेड ने सबसे ज्यादा मेहनत करी थी बिजनेस को चलाने में, और सबसे कम मेहनत करी थी एक्स ने बिजनेस को चलाने में। तो क्या हुआ, बाद में इनने इनने क्या करा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनने चेंज कर दिया। इनने कहा कि जेड को ज्यादा मिलेगा, एक्स को कम मिलेगा। फिर मैं आपसे यही क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या न्यू पार्टनरशिप डीड बनानी पड़ेगी? पहले आप ये देखिए कि पार्टनरशिप डीड में जो टर्म्स एंड कंडीशन लिखी गई है क्या वो चेंज हो रही है? हाँ चेंज हो रही है, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल रहा है, तो फिर न्यू पार्टनरशिप डीड ड्रॉ करनी पड़ेगी। मतलब ध्यान दीजिए, यदि पार्टनरशिप डीड की टर्म्स एंड कंडीशन चेंज हो रही है तो आपको न्यू पार्टनरशिप डीड फॉर्म करनी पड़ेगी। मेरी बात समझ में आ गई होगी सबको। न्यू पार्टनरशिप डीड कब फॉर्म करी जाएगी? जब एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप डीड में कोई भी चेंजेस आ रहा है। इतना पॉइंट सबको क्लियर होगा? चलो और भी एग्जांपल ले लो। सपोज करो पहले हम किसी एक पार्टनर एक्स को सैलरी देते थे 10,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से, लेकिन अब हम चाहते हैं कि एक्स को 30,000 पर मंथ के हिसाब से सैलरी पे करें। क्या इस केस में न्यू पार्टनरशिप डीड बनाई जाएगी या नहीं जाएगी? बनाई जाएगी। रीजन क्या है? टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज हो रही है पार्टनरशिप डीड की। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। एक्स वाई जेड ये तीनों पार्टनर थे। एक्स वाई जेड चाहते हैं एक नया पार्टनर मिस्टर ए को अपॉइंट करा जाए, अपने साथ पार्टनर बनाया जाए। क्या इस केस में न्यू पार्टनरशिप डीड बनाई जाएगी? हाँ बनाई जाएगी। रीजन क्या है? पार्टनरशिप डीड की टर्म्स एंड कंडीशंस
चेंज हो रही है। आई थिंक इतनी बात सबको क्लियर होगी। फिर हम थोड़ा और आगे कंटिन्यू करते हैं अपने मेन टॉपिक। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है आपका लोन, और सेकंड टॉपिक है रेंट। बच्चों ये बताओ, आपने होमवर्क कर लिया? यस सर। सबने होमवर्क कर लिया? यस सर। किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट नहीं है? सर एक क्वेश्चन में था, हाँ, क्वेश्चन नंबर बताती हूँ। और अदिति आपको डाउट नहीं है? सर अभी तो कोई डाउट नहीं आया है। मैंने Okay. एडिशनल इलस्ट्रेशन सर सारे नहीं किए अभी। एडिशनल में सिर्फ एक ही था, फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ तो मतलब उसका एक भी नहीं किया अभी। अच्छा चलो, कोई दिक्कत नहीं। बाकी और किसी में डाउट तो नहीं है? नहीं सर। ये रूपम सर नहीं आई सेकंड आज? क्वेश्चन, हाँ बोलो बोलो। सेकंड क्वेश्चन में समझ नहीं आया। इलस्ट्रेशन है क्वेश्चन? क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2। Following differences have arisen among P, Q and R. State who is correct in each case. हाँ, और किसी का डाउट है? क्वेश्चन नंबर 2 में और किसी का डाउट है आपका? चलो स्टार्ट करें। पलक, कौन से पॉइंट पे आपको डाउट है? सर फर्स्ट और सेकंड में कि बिजनेस में वो जॉइंट कैपिटल में ऐड होगा कि नहीं, जो उसका प्रॉफिट है। ओके, ए और बी, ठीक है। अदिति, आपका हो गया वाला पॉइंट? नहीं सर। बाकी सबका हो गया ना? ठीक है, चलो पहले सेकंड पॉइंट को डिस्कस करते हैं, फिर ए पॉइंट को डिस्कस करेंगे। बी पॉइंट, Q used rupees 5,000 belonging to the firm and incurred a loss of rupees 1,000. He wants the firm to bear the loss. इनके आंसर्स दे रखे हैं क्या आपके पास? वैसे इसके बी वाले का यस आंसर सर, होना दे चाहिए रखा। क्यू को 5,000 पे करने चाहिए। यस सर, आंसर है ये। पेज नंबर किस पर है? 2.96। 2.96, ओके ठीक है। क्वेश्चन पढ़ो। इसमें क्या हुआ देखो, जो हमारा पार्टनरशिप का लास्ट पॉइंट होता है कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। बी वाले पॉइंट पढ़ के देखो, क्यू ने क्या करा, फर्म से 5,000 रुपए लिए और क्यू ने उन पैसों को ऐसी जगह लगाया जिससे कि उसको 1,000 रुपीज का लॉस हो गया। समझिए, सपोज करो कितने पार्टनर इसके अंदर, पी क्यू आर, 3 पार्टनर है, पी क्यू आर, और फर्म का नेम कोई भी फर्म है इनकी। इसने क्या करा, क्यू ने फर्म से 4,000 रुपीज विड्रॉ कर लिए, ये सोचकर कि मैं कहीं पर लगाऊंगा और फायदा हो जाएगा। इनने किसी एक बिजनेस में लगा लिया, मैं मान लो इन्हें लॉटरी में पैसे लगा दिए 4,000 रुपये, और इनका क्या हुआ, उल्टा इनका लॉस और हो गया 1,000 रुपये का। मतलब एक तो 4,000 रुपये इनने फर्म से निकाले और ऊपर से 1,000 रुपये का इनको और लॉस हो गया। तो फिर क्यू को 5,000 रुपीज फर्म को पे करने होंगे। मेरी बात समझिए, इसमें जो रूल होता है वो ये होता है
यदि क्यू ने या फिर कोई भी पार्टनर हो वो फर्म से कोई भी अमाउंट विड्रॉ कर रहा है, और देखो दो सीन होते हैं। पहला सीन है, सपोज करो क्यू ने 4,000 रुपये विड्रॉ किया है और प्रॉफिट हो गया फर्म को 10,000 रुपीज का। और दूसरा सीन है, क्यू ने 4,000 रुपीज विड्रॉ करे हैं और लॉस हो गया 1,000 रुपीज का। अब जो पार्टनरशिप का जो रूल होता है वो ये कहता है, यदि कोई भी पार्टनर फर्म से कुछ भी विड्रॉ कर रहा है और वो कहीं पर भी फर्म के रुपीज लगा रहा है, यदि प्रॉफिट हुआ तो वो सारा प्रॉफिट फर्म को बिलोंग करता है और वो प्रॉफिट फर्म का ही कहलाया जाता है। यदि कोई भी पार्टनर ने कुछ भी विड्रॉ करा और नुकसान हो गया, वो सारा नुकसान फर्म बियर नहीं करेगी, वो पार्टनर बियर करेगा जितना विड्रॉ करा है। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ पलक, यस सर। क्लियर हो रहा है? एक बार कंसेप्ट समझिए। यदि कोई भी पार्टनर फर्म से कुछ भी विड्रॉ कर रहा है और उसको प्रॉफिट हुआ, तो वो जो भी प्रॉफिट हुआ है वो फर्म का प्रॉफिट कहलाया जाएगा। लेकिन यदि कुछ भी लॉस हुआ, वो सारा लॉस पार्टनर को ही बियर करना पड़ेगा। कंसेप्ट समझ में आ गया? यस सर। एक्चुअली इस कंसेप्ट को लाने का पर्पस क्या रहा है? 3 पार्टनर है, पी क्यू आर, जिसमें से क्या था, आर की आदत थी वो लॉटरी में पैसे लगाता था। और वो क्या करता था, लॉटरी में पैसे लगाने के लिए फर्म से ही पैसे विड्रॉ करता था और बार बार लॉटरी में पैसे इन्वेस्ट करता था और पैसों को लॉस करता था। तो इस केस में आर क्या करता था, फिर नुकसान हुआ, सारा नुकसान फर्म के अकाउंट्स में डाल देता था, जिससे कि जो फर्म का एक्चुअल प्रॉफिट आ रहा है वो कम हो जाए। प्रॉफिट कम होगा तो सरकार के पास टैक्स कम जाएगा। इस चक्कर में, टैक्स सेविंग करने के चक्कर में गवर्नमेंट ने एक प्रोविजन दे दिया, यदि आप फर्म का कोई भी अमाउंट यूज करते हो और आपने प्रॉफिट कमाया, तो वो प्रॉफिट तो बिजनेस का होगा, लेकिन यदि आपने फर्म को कोई भी अमाउंट यूज करा और आपने लॉस कमाया, तो वो लॉस और जो आपने विड्रॉ करा है वो दोनों अमाउंट आप ही को ही बियर करने पड़ेंगे। बोलो, बात समझ में आ गई इतना? यस सर। आई थिंक बी पॉइंट अब क्लियर होगा। यस सर। ए पॉइंट भी कुछ चाहिए? यस सर। अब हो जाएगा ए पॉइंट? जी सर। नहीं आया फिर मुझसे दोबारा पूछ लेना। देखो एक बार पढ़ लो तब भी। पी यूज्ड ₹20,000 belonging to firm and earned a profit of ₹5,000. Q and R want the amount to be given to the firm. बिल्कुल सही बात है। इनने क्या कह रखा है, कंसेप्ट देखिए। पी ने कितने रुपए विड्रॉ करे? 20,000 रुपीज फर्म से लिए हैं, उससे इन्हें प्रॉफिट कमाया है। कितने रुपए का प्रॉफिट कमाया है? 5,000 रुपीज का। इसे विड्रॉ किए हैं, किसने करा है? पी ने। 2000 कितने 20,000 रुपीज इन्होंने विड्रॉ करे हैं। इस पैसे को ऐसी जगह लगाया जहां से इनको 5,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। मेरी बात समझ में आ गई? अब जो प्रॉफिट है, मैंने आपको भी कंसेप्ट बताया, जितना भी प्रॉफिट होता है और जितना भी उन्होंने विड्रॉ करा है, ये टोटल फर्म को लौटाना पड़ेगा, क्योंकि फर्म के पैसों से आपका प्रॉफिट हुआ है, तो ये फर्म के प्रॉफिट का पार्ट है। यदि लॉस होता है तो जो पार्टनर विड्रॉ कर रहा है उसी को बियर करना पड़ेगा नुकसान। एक्चुअली अदर पार्टनर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है। आप सिंपल देखिए, जो मैंने सेकंड केस लिया था, उस केस के अंदर क्यू अमाउंट विड्रॉ कर रहा था और लॉस बियर कर रहा था। तो फिर इस केस में क्या होता, जितना भी लॉस हो, जो भी अमाउंट विड्रॉ हो रहा है, वो रिमेनिंग पी और आर को बियर करना पड़ता है, उस लॉस को भी। इसी चक्कर में एक प्रोविजन लाया गया कि यदि कोई भी पार्टनर फर्म के अमाउंट को यूज कर लॉस कर रहा है, तो वही पार्टनर उस लॉस को बियर करेगा। यदि कोई भी पार्टनर फर्म के अमाउंट को यूज कर प्रॉफिट अर्न कर रहा है, जो अमाउंट मतलब 5,000 का प्रॉफिट हुआ है, मतलब इन्हें 20,000 रुपीज कहीं इन्वेस्ट करे होंगे जहां से 5,000 का प्रॉफिट आया है, मतलब 25,000 रुपीज रिसीव हुए होंगे। मतलब बात समझिए, जो भी इंसान फर्म का
कोई भी अमाउंट यूज करता है और वो प्रॉफिट कमा रहा है तो टोटल अमाउंट 20,000 प्लस 5,000 टोटल अमाउंट उसको फर्म को रिटर्न करना होता है। ये फर्स्ट पॉइंट आपसे यही कह रहा है कि पी ने 20,000 रुपीज फर्म के यूज करे हैं और उसने 5,000 रुपीज का प्रॉफिट कमाया है। और क्यू और आर का कहना ये है कि मिस्टर पी आपको ये सारा अमाउंट फर्म को देना चाहिए। पहली बात क्यू आर बिल्कुल सही कह रहे हैं क्योंकि फर्म के अमाउंट से जो भी प्रॉफिट होता है तो वो फर्म का ही प्रॉफिट कहा जाता है। मेरी बात समझ में आ गई? यस सर। क्लियर है सबको? यस सर। और कोई डाउट? नो सर। मैं कंटिन्यू करूं आगे? ठीक है। दिव्या आपने क्वेश्चन नहीं करे? नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं लोन का। आपको इसको कॉपी करना पड़ेगा, इस टॉपिक को कॉपी पेन लेकर बैठना, कॉपी कर लेना। कल भी मैंने आपको एक बात बताई थी लोन की, वो उस पॉइंट के अंदर मैंने ये बताया था यदि कोई भी पार्टनर फर्म को लोन देता है तो फर्म उस लोन के रिस्पेक्ट में पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन पे करती है। कल मैंने ये बताया था आपको, लेकिन जो वो सीन था उसमें ये था, इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड फर्म हैज अ ऑब्लिगेशन टू पे द इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट 6% पर एनम। ये मैंने आपको कल एक पॉइंट बताया था, आज हम पूरा डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के ऊपर। पहला जो आपने टॉपिक नोट कर लिया होगा वो टॉपिक है आपका फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, वो हमारा फर्स्ट टॉपिक था। सेकंड टॉपिक रहा हमारा इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, और ये थर्ड टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है लोन। लोन के अंदर दो केस बनते हैं। केस नंबर 1, इफ लोन, पहले आप सब लोग सुनना, उसके बाद मैं आपको टाइम दूंगा कॉपी करने के लिए। इफ लोन गिवन बाय पार्टनर टू फर्म, केस नंबर 1। केस नंबर 2 होता है आपका इफ लोन टेकन बाय पार्टनर फ्रॉम फर्म। मतलब कि पहले केस के अंदर लोन फर्म ले रही है पार्टनर से, मतलब कि पार्टनर दे रहा है फर्म को, और सेकंड केस में पार्टनर लोन ले रहा है फर्म से। एक एक करके दोनों केस को डिस्कस करते हैं। केस नंबर 1, पहले आप इतना हेडिंग डाल लीजिए, मैं पूरा फिर नोट करूंगा फिर, और कॉपी कर लो, मेरे को बता देना।
दिव्या, अब वॉइस आ रही है मेरी? आप दोबारा एडमिट हो जाओ। कॉपी कर लिया आपने केस? यस सर। किसी को कॉपी करने को रह गया है? मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। और दिव्या, वॉइस ऑडिबल हो रही है? दिव्या प्लीज स्टॉप, मुझे दिख नहीं रही है स्क्रीन। अब मैं स्टार्ट करूँ? दिव्या, यस सर। कंटिन्यू करूँ मैं आगे? सर कर जी सर करिए। कॉपी कर लिया? जी सर मैंने कर लिया। चलो, केस नंबर 1। Case number 1. If loan given by firm if loan given by partner to firm, पहले आप समझिए, फिर उसके बाद कॉपी करना। मैं कंटिन्यू करूं? चलो कंटिन्यू करता हूं मैं। अब देखिए, पार्टनर ये फर्म, पहला सीन क्या है? इफ लोन गिवन बाय पार्टनर टू फर्म, मतलब कि पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है और फर्म इस लोन के बदले में पार्टनर को क्या पे करेगी? इंटरेस्ट ऑन लोन। ये आपका पहला सीन है। हम पहले इसको समझते हैं थोड़ा। एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए 3 पार्टनर हैं, ए, बी एंड सी। पार्टनर्स इन अ फर्म
एक बार क्वेश्चन समझ लीजिए। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म। पार्टनर ए गिवन give loan to firm on 1st April 2019 of rupees 1 lakh. Interest is charged at the rate 6% per annum. Full stop. Interest is paid on 31st March. Accounting year ended on 31st March. Past journal entry. मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ आगे, तो एक बार सुन लीजिए आप सब लोग। ए बी सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म। पार्टनर ए गिव लोन टू फर्म on 1st April 2019 of rupees 1 lakh. Interest is charged at the rate 6% per annum. Full stop. Interest is paid on 31st March. Accounting year ended on 31st March. Past journal entry. सीन ये है, पार्टनर मिस्टर ए ने लोन दिया है 1 लाख रुपए का। किसको? फर्म को। और फर्म इसके रिस्पेक्ट में मिस्टर ए को इंटरेस्ट पे करेगी 6% पर एनम के हिसाब से। पहले आप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए। फर्म के पास 1 लाख रुपए आ रहे होंगे। किससे आ रहे होंगे? मिस्टर ए से। मैं एक काम करता हूँ, इधर फर्म की बुक्स बना देता हूँ, सॉल्यूशन कर रहा हूँ मैं इधर। आपका कॉपी कर रहे हो क्या अभी क्वेश्चन? इन दी बुक्स ऑफ फर्म, इन दी बुक्स ऑफ ए। फर्स्ट सीन देखिए, फर्म के पास 1 लाख रुपए आ रहे हैं। किससे आ रहे हैं? मिस्टर ए से। फर्म एंट्री क्या कर रहा होगा? उनके पास कैश आ रहा है या फिर बैंक, कुछ भी हो, तो फर्स्ट एंट्री इनकी कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट। हमारे पास डेट गिवन है ना, डेट है 1 अप्रैल 2019। 1 अप्रैल 2019। फॉर्मेट वही रहता है, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट। मैं विदाउट फॉर्मेट कर रहा हूँ सिर्फ समझाने के लिए। 1 अप्रैल 2019 को ए ने फर्म को लोन दिया है। कैश अकाउंट डेबिट टू एज लोन। सब लोग अपनी वॉइस म्यूट कर लीजिए। अब पहला सीन देखिए, मिस्टर ए ने फर्म को लोन दिया है, तो फर्म के पास पैसे आ रहे होंगे और मिस्टर ए के पास से जा रहे होंगे। अब इस सीन में देखिए, मिस्टर ए अपनी बुक में क्या एंट्री कर रहे होंगे? उनके पास से पैसे जा रहे होंगे टू कैश या बैंक, कुछ भी हो। किधर जा रहे होंगे? फर्म के पास, जो भी हो फर्म। ठीक है, डेट है आपकी 1 अप्रैल 2019। मेरी बात समझना। फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड अगेंस्ट लोन, रुपीज 1 लाख और 1 लाख। इसमें देखिए, ये भी 1 लाख से होगा, ये भी 1 लाख से होगा।
पहले मैं लॉजिक की बात करता हूँ, ये एंट्री ऐसे की बनी है। कैश और बैंक किस लॉजिक से डेबिट हुआ है? आपने बच्चों रियल अकाउंट का रूल पढ़ा होगा। रियल अकाउंट का रूल क्या कहता था? डेबिट व्हाट कम्स कम्स इन। इन। हाँ, यदि आपको रूल भी याद ना हो कोई इशू नहीं है। अब ये देखिए, कैश और बैंक क्या असेट्स है? जी हाँ, असेट है। और असेट का क्या हो रहा है? डेबिट बैलेंस, क्योंकि हमारा कैश और बैंक बढ़ रहा है। ठीक है, कैश और बैंक का आपका डेबिट बैलेंस हो गया रियल अकाउंट के रूल की वजह से, और एज लोन का क्रेडिट बैलेंस हो गया। सिंपल एक लॉजिक है, लाइबिलिटी बढ़ रही है, लाइबिलिटी का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। और दूसरा लॉजिक है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। ए कौन है? देने वाले हैं, इसीलिए ए को हमने क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। एक लॉजिक ये भी है, और दूसरा लॉजिक है ये लाइबिलिटी है, हमेशा लाइबिलिटी हमारी क्या होती है? क्रेडिट होती है, यदि वो बढ़ रही होती है। आई थिंक इसका लॉजिक आप सबको क्लियर होगा। सेम वैसे ही कैश और बैंक हमने क्रेडिट क्यों कर दिया? रियल अकाउंट के रूल से। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और फर्म को डेबिट इसलिए कर दिया क्योंकि पार्टनर ने फर्म के अंदर इन्वेस्टमेंट करा है। इन्वेस्टमेंट उसका असेट होता है, और असेट को सिर्फ रियल रूल लगता है, डेबिट व्हाट कम्स इन। मतलब कि पार्टनर के पास एक इन्वेस्टमेंट आ गया, फर्म में उसने क्या करा है? 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दिया है।